दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार मलयालम इंडस्ट्री की एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया हूं। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक सनकी पुलिस वालों की बेटियों को टारगेट करता है और उनका एमएमएस बना लेता है। फिर वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब ये काम एक अकेले बंदे का है या फिर पूरी गैंग का, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस मूवी को देखेंगे। फिर जब एक पुलिस वाला उनको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उस पुलिस वाले की बेटी को ही अपना टारगेट बना लेता है। अब क्या है इस पूरी मूवी की कहानी और वो पुलिस वाला उस गैंग को या फिर उस बंदे को पकड़ पाता है या नहीं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस मूवी को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जोसेफ नाम के एक इंस्पेक्टर से, जो कि एक लेटर लिख रहा था। फिर लेटर लिखने के बाद जोसेफ कमरे में लटक जाता है और खुद की जिस कमरे में जोसेफ ने जान दी थी उसी कमरे में हम कई लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। अब ये लोग कौन थे और इस ऑफिसर ने अपनी जान क्यों दी, ये हमें आगे पता चलेगा। अब इस घटना को 8 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन चंद्र बाबू नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन में आता है और सीआई हरीश चंद्र को कहता है, सर मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। दरअसल मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पैसों की कमी के चलते मैं अपनी बेटी की सोने की चैन गिरवी रखने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर गया, लेकिन ज्वेलर ने मुझे बताया कि ये चैन नकली है। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी की चैन मैंने खुद खरीद कर दी थी, जरूर उस ज्वेलर ने ही कुछ किया होगा। मुझे मेरी बेटी की असली चैन वापस चाहिए ताकि मैं उसे कहीं और गिरवी रख के कुछ पैसे ले सकूं, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे अपनी वाइफ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवाने हैं। फिर सीनियर इंस्पेक्टर हरिशंकर चंद्र बाबू के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और चंद्र बाबू की बेटी से पूछताछ करते हैं। फिर वो लड़की घबराते हुए हरिशंकर को बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसी ने मुझसे वो चैन मांगी थी। दरअसल उसे किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे और उसने मुझे कहा था कि काम हो जाने के बाद मैं तुरंत तेरी चैन वापस लौटा दूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पापा को इसके बारे में पता ना चले, इसलिए मैंने बिल्कुल उसी तरह की एक नकली चैन बनवा ली। फिर सीआई हरिशंकर वहां से चले जाते हैं और जाते जाते चंद्र बाबू को कहते हैं कि कल पुलिस स्टेशन में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर हरिशंकर 2 कांस्टेबल को चंद्र बाबू की बेटी की असली सोने की चैन की फोटो देकर उस एरिया के सभी ज्वेलरी शॉप में भेज देते हैं ताकि वो ये पता कर सके कि असली सोने की चैन कहाँ किस शॉप में गिरवी पड़ी है, क्योंकि चंद्र बाबू की बेटी के कहने के मुताबिक उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी चैन को कहीं पर गिरवी रखा है। फिर वो दोनों ही कांस्टेबल बहुत सारी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और आखिरकार उन्हें एक ज्वेलरी शॉप में चंद्र बाबू की बेटी की असली चैन मिल जाती है। लेकिन उन्हें वहां पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जिसने भी इस चैन को यहाँ पर गिरवी रखा है उसने इसके साथ साथ 2 और चैनें भी गिरवी रखी हैं। फिर वो दोनों उन तीनों चैनों को गिरवी रखने वाले की डिटेल्स निकलवाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी हसीना नाम की लड़की ने इन तीनों चैनों को यहाँ पर गिरवी रखा है। फिर पुलिस वाले जब उस लड़की के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फिलहाल ये लड़की घूमने के लिए हिमाचल गई हुई है। फिर पुलिस वाले अपना पूरा फोकस उन बाकी के 2 सोने की चैन के असली मालिक का पता लगाने में लगा देते हैं। तभी उन्हें इनमें से एक के बारे में पता चल जाता है। दरअसल उस चैन को कर्नाटक में रहने वाले एक पुलिस वाले ने खरीदा था। फिर जब वो उसके बारे में थोड़ा और पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 8 महीने पहले उसने सुसाइड कर ली। फिर वो 2 पुलिस वाले सीआई सर को इस मरे हुए व्यक्ति के बारे में बता देते हैं जिसका नाम जोसेफ था। फिर सीआई सर जोसेफ की वाइफ से मिलने जाते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ अभी केरला में रह रही थी। फिर सीआई हरिशंकर जब जोसेफ की बेटी से उसकी चैन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरी चैन चोरी हो गई थी। दरअसल एक दिन मैं कॉलेज में जा रही थी और तभी एक बाइक वाला मेरे गले से चैन को खींचकर भाग गया। अब सीआई सर को इतना तो पता था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन फिलहाल सीआई सर वहां से चले जाते हैं। फिर जब उन दोनों पुलिस वालों को तीसरी चैन के मालिक के बारे में पता चलता है तो वो ये बात सीआई सर से छुपाते हैं और एसपी राज सर से इसके बारे में बात करते हैं। एसपी राज हरिशंकर सर के दोस्त हैं। दरअसल हरिशंकर सर भी पहले एसपी पोस्ट पर थे, लेकिन उन्होंने अपने किसी सीनियर के ऊपर हाथ उठा दिया था जिसके चलते उन्हें अपनी पोस्ट से डिमोट कर दिया गया। फिर एसपी सर उन दोनों कांस्टेबल को कहते हैं कि तुम्हें अभी तक जो कुछ भी पता चला है तुम हरिशंकर को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। तभी जब चंद्र बाबू पुलिस स्टेशन आते हैं तो सीआई सर उससे उसकी बेटी के बारे में सब कुछ सच बता देते हैं कि वो चैन नकली ही है, क्योंकि उनकी बेटी ने किसी लड़के के प्यार में अपनी असली चैन उसको दे दी और नकली चैन बनवाकर घर में रख दी। लेकिन चंद्र बाबू को सीआई सर की बात पर यकीन नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। तभी हम रात के समय सीआई सर की फैमिली को देखते हैं
जिसमें सीआई सर, उनकी वाइफ और उनकी एक छोटी बेटी भी है। लेकिन तभी हरिशंकर सर को कॉल आती है कि चंद्रबाबू की बेटी ने कर ली है। फिर वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही चंद्रबाबू की बेटी को देखते हैं तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। फिर एसपी सर हरिशंकर को घर भेज देते हैं और उनकी वाइफ को कॉल करके आज जो भी हुआ उसके बारे में बता देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हरिशंकर जब घर पहुंच जाते हैं तो वो अपनी पत्नी से नीला के बारे में पूछते हैं। दरअसल नीला उनकी बड़ी बेटी है और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि उनके परिवार में 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग हैं। फिर सीआई सर की पत्नी उन्हें बताती है कि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे दवाई खिलाकर सुला दिया है। लेकिन हरिशंकर अपनी पत्नी से ये सुनने के बाद भी अपनी बेटी को देखने के लिए ऊपर चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि कमरे में सिर्फ उनकी छोटी बेटी सो रही है और बड़ी बेटी वहाँ पर नहीं है। ये देखकर हरिशंकर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देते हैं क्योंकि वो उनसे झूठ बोल रही थी। फिर हरिशंकर की वाइफ उन्हें बताती है कि नीला मर चुकी है। ये बात सुनते ही सीआई सर को शौक लगता है क्योंकि वो ये बात भूल चुके थे। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल कुछ महीने पहले हरिशंकर सर ने एक बंदे को पकड़ा था जिसने एसआई थॉमस की बेटी का एमएमएस बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया था और इस वजह से एसआई थॉमस की बेटी ने सुसाइड भी कर ली। फिर जैसे ही एसआई थॉमस को ये बात पता चली कि पुलिस ने उसकी बेटी के कातिल को पकड़ लिया है तो वो सीधा उसे मिलने के लिए गए और वहां जाते ही उस बंदे को मारने लगे। लेकिन पुलिस वालों ने थॉमस सर को ऐसा करने से रोका। फिर सीआई हरिशंकर जैसे ही उस बंदे के लैपटॉप को चेक करते हैं तो वहां पे उन्हें कुछ और लड़कियों के एमएमएस वीडियो मिलते हैं और उनमें से एक वीडियो थी उनकी बेटी नीला की। ये देखकर हरिशंकर शॉक हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। फिर वो गुस्से में उस लड़के को मारने लगते हैं और अंत में उसे जमीन पर लिटाकर उसकी गर्दन को अपने पैरों से ही रौंदने लगते हैं और तब तक उसकी गर्दन दबाते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। बाकी पुलिस वाले हरिशंकर सर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकते। इसी बीच हरिशंकर सर अपने सीनियर के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं जिसके चलते उनके सीनियर के नाक से खून निकलने लगता है और इसी कारण से उनको डिमोट भी कर दिया जाता है। फिर एसपी राज हरिशंकर की वाइफ को कॉल करके इन सब के बारे में बता देते हैं। फिर हरिशंकर की पत्नी जब नीला से इसके बारे में बात करती है तो वो रोने लगती है। नीला कहती है, मम्मी मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, आप प्लीज पापा से मुझे बचा लीजिए, वो मुझे जान से मार डालेंगे। इतने में वहाँ पर हरिशंकर भी आ जाते हैं। फिर हरिशंकर की वाइफ अपनी बेटी को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को संभाल लूंगी। फिर वो नीला को कमरे में अकेला छोड़कर हरिशंकर को रोकने के लिए नीचे आ जाती है। फिर जब हरिशंकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उनकी वाइफ उन्हें बार बार रोकती है लेकिन हरिशंकर उनकी वाइफ को साइड में हटाकर ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा अंदर से ही बंद है। इस समय हरिशंकर के सर पर खून सवार था। फिर वो लात मारकर दरवाजे को तोड़ देते हैं। फिर जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। फिर अपनी बेटी को इस हालत में देखकर हरिशंकर सर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। फिर हरिशंकर एएसआई थॉमस से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि हरिशंकर सर ने उस दिन जिस बंदे को मारा था उसका इल्जाम एएसआई थॉमस ने अपने सिर ले लिया था जिसके चलते उन्हें जेल हो गई और फिलहाल कुछ दिन पहले ही वो बेल पर बाहर आ गए। फिर हरिशंकर सर थॉमस को थैंक यू कहते हैं। फिर थॉमस कहता है, सर अगर उस दिन आपने उसे नहीं मारा होता तो मैं उसे जान से मार देता। इन दोनों की बातचीत थॉमस की वाइफ भी सुन लेती है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद हरिशंकर सर वहां से चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को 5 लोग एएसआई थॉमस के घर आते हैं। उनमें से 2 तो लड़की थी और 3 लड़के और वो खुद को उनकी बेटी के दोस्त बताते हैं। फिर थॉमस उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। फिर थॉमस की वाइफ उन लोगों के लिए शरबत बनाने के लिए किचन में जाती है और वो 2 लड़कियां भी उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ साथ किचन में ही आ जाती हैं। फिर वो उनको कहती हैं, आंटी आप हमें दे दीजिए, शरबत हम बना लेंगे, आप जाके अंकल के साथ बैठिए। फिर कुछ देर बाद वो दोनों उनके लिए शरबत लेकर आती हैं। फिर जैसे ही थॉमस उन 5 बच्चों के साथ बातचीत करते हैं तो उन्हें उनके ऊपर डाउट होने लगता है कि ये सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर वो अपने इस डाउट को वेरीफाई करने के लिए अपनी बेटी के कॉलेज ग्रुप की फोटो देखते हैं और देखते हैं कि उन 5 में से कोई भी उस फोटो के अंदर नहीं है। फिर थॉमस उनसे पूछते हैं, सच बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि तुम में से कोई भी इस फोटो के अंदर नहीं है। फिर वो लोग बताते हैं कि पुलिस कस्टडी में जो मरा था
वो हमारा दोस्त था। तभी अचानक से थॉमस और उनकी वाइफ के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। दरअसल थोड़ी देर पहले उन लोगों ने जो शरबत पिया था उसमें जहर मिला हुआ था, जिसके कारण इन दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। फिर मरने से पहले थॉमस की वाइफ उन लोगों को ये बता देती है कि मेरे पति ने किसी को भी नहीं मारा, तुम्हारे दोस्त को हरिशंकर ने मारा है। फिर वो लोग थॉमस के फोन में जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो वहां से उन्हें सीआई हरिशंकर की फोटो मिल जाती है। फिर वो पांचों वहां से चले जाते हैं। तभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि दरवाजा अंदर से ही बंद था। इसका मतलब ये एक सुसाइड केस है। लेकिन सीआई हरिशंकर को तो ये सुसाइड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें किचन में एक ट्रे के ऊपर 5 गिलास रखे हुए दिखते हैं, जिनको कल रात ही किसी ने अच्छे से धोकर रखा था। तभी उनकी नजर किचन में रखे हुए 4 नींबू पर जाती है जो कि कटे हुए थे। अगर ये दोनों ही बंदे अपने शरबत में जहर मिलाकर सुसाइड करने वाले थे तो उन्होंने वो 4 नींबू क्यों काटे? इसका मतलब कल रात यहाँ पर 5 लोग और भी थे। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी उन पर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं। दरअसल ये पत्ते घर के ऊपर होने चाहिए थे, तो फिर ये घर के अंदर कैसे आए? इसका मतलब कल जो लोग यहाँ पर आए थे वो इन दोनों को मारने के बाद छत के रास्ते से ही यहाँ से चले गए। इसीलिए दरवाजा अंदर से बंद था, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये एक सुसाइड केस है। फिर हरिशंकर सर को ये पता चल जाता है कि ये तीसरी चैन किसी और की नहीं बल्कि उनकी बेटी नीला की है, और इसी बात को वो कांस्टेबल और एसपी राज उनसे छुपाना चाहते थे। अब ये केस हरिशंकर सर का पर्सनल केस बन चुका था। फिर हरिशंकर सर जोसेफ की बेटी से फिर से मिलने जाते हैं और उसे उस चैन के बारे में सच सच बताने के लिए कहते हैं। फिर बार बार पूछने के बाद जोसेफ सर की बेटी उन्हें बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलके मुझे ड्रग्स दिए और फिर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। फिर कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरे गले में वो चैन नहीं थी। फिर सीआई सर उस बंदे की फोटो दिखाते हैं जिसे उन्होंने पुलिस कस्टडी में मार डाला था। फिर फोटो देखकर जोसेफ की बेटी बताती है सर ये उन तीनों लड़कों में से नहीं है। अब जांच पड़ताल करते हुए आखिरकार पुलिस वाले उस लड़की तक पहुंच ही जाते हैं जिसने उन तीनों चैनों को गिरवी रखा था। फिर सीआई सर जब उस लड़की से पूछताछ करते हैं तो वो लड़की डर जाती है। फिर वो बताती है कि मैं जिस मॉल में काम करती हूँ ये चैन मुझे वहाँ के ट्रायल रूम में मिली थी। फिर सीआई सर उसी मॉल में जाते हैं और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। फिर वो उस लड़की को कहते हैं कि कपड़ों की हेल्प से तुम उस लड़की को पहचानने में हमारी हेल्प करो। फिर थोड़ी देर बाद वो उस लड़की को पहचान लेती है। तभी सीआई सर सीसीटीवी फुटेज में इस मॉल के मैनेजर को उस लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं। फिर जब वो उनसे उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि पहले मैं बेंगलुरु में जॉब करता, उस टाइम मैं एक पब में और वहीं पर मैं उस लड़की से कई बार। इतना पता करने के बाद सीआई सर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उन 5 में से 2 लड़के सीआई सर के ऊपर नजर रखे हुए थे। और जब उन्हें पता चल जाता है कि सीआई सर को उनमें से एक लड़की के बारे में पता चल गया है तो वो लड़के पुलिस से बचने के लिए वापस बेंगलुरु चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीआई सर भी अपने सीनियर से परमिशन लेकर बेंगलुरु के लिए निकल पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंस्पेक्टर जोसेफ भी बेंगलुरु पुलिस में ही काम करते थे। फिर वहां पहुंचकर हरिशंकर सबसे पहले उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां पर इंस्पेक्टर जोसेफ की पोस्टिंग थी। फिर वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो अभी एक पब में मिल सकती है। फिर हरिशंकर अपनी टीम के साथ उस लड़की को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फिर पब में पहुंचने के बाद किसी तरह से उस लड़की को उनके बारे में पता चल जाता है और वो लेडी कांस्टेबल को धक्का देकर अपनी कार लेकर वहां से भागने लगती है। फिर हरिशंकर सर भी उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट में मारी जाती है। फिर उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर हरिशंकर डॉक्टर को कहते हैं कि अगर इस लड़की से मिलने कोई भी यहाँ पर आए तो सबसे पहले आप मुझे फोन करना। फिर इतना कहने के बाद हरिशंकर सर वहां से जाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उस लड़की के चारों दोस्त किसी तरीके से पोस्टमार्टम रूम तक पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर वापस से पोस्टमार्टम रूम के अंदर आती है तो वो उन चारों को वहां पर देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रूम के अंदर किसी का भी आना मना था। फिर वो उन चारों को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं सुनते। फिर डॉक्टर तुरंत हरिशंकर सर को कॉल करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाती उन चारों में से एक डॉक्टर का फोन छीनकर तोड़ देता है। उस समय हरिशंकर हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद थे। फिर वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो सीधा पोस्टमार्टम रूम की तरफ भागने लगते हैं। फिर हरिशंकर जैसे ही पोस्टमार्टम रूम के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं उन चारों में से एक ने डॉक्टर को पकड़ा हुआ है। फिर वो हरिशंकर सर के सामने ही
डॉक्टर को मारकर जख्मी कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो चारों ही हरिशंकर सर को मारने के लिए उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन उनको मार पाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वो अकेले ही 4 के बराबर थे। फिर वो उन चारों को ठीक ठाक जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये फाइट और आगे बढ़ती, डॉक्टर को होश आ जाता है और फिर वो इमरजेंसी सायरन को बजा देती है। इस सायरन के बजते ही वो चारों वहां से भाग जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद लेडी डॉक्टर हरिशंकर को बताती है कि उन चारों में से जो 2 लड़कियां थी, मैं उन दोनों को ही जानती हूँ। उन दोनों को पहले ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स बेचा करती थी और खुद भी ड्रग्स लिया करती थी। फिर एक दिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनको ट्रीटमेंट के लिए इसी हॉस्पिटल में लाया गया। फिर ये बात जानने के बाद वो मरी हुई लड़की के फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से उसकी असली आईडी के बारे में पता लगा लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि मरी हुई लड़की का नाम है एना और जोसेफ सर ने एना को एक ड्रग्स के केस में अरेस्ट भी किया था। और इस केस में एना अकेली नहीं थी, बल्कि सिलीन और सैम भी उसके साथ थे। सैम वही लड़का था जिसको हरिशंकर सर ने पुलिस कस्टडी में ही मार दिया था। फिर हरिशंकर सर एक कांस्टेबल से मिलने जाते हैं, जो कि उस समय जोसेफ के साथ काम किया करता था। फिर उनसे मिलके जब हरिशंकर उस ड्रग केस के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है, सर हमें एक कॉल आया था कि एक बस में किसी के बैग के अंदर ड्रग्स मिले हैं। फिर हमने तुरंत वहां पर जाकर उन तीनों को अरेस्ट कर लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आए। लेकिन कांस्टेबल के इस जवाब से हरिशंकर संतुष्ट नहीं होते। उन्हें लगता है कि जरूर ये कांस्टेबल उनसे कुछ छुपा रहा है। फिर वो कांस्टेबल को थोड़ा धमकाते हैं। डांट खाने के बाद वो कांस्टेबल बताता है कि असल में उस रात क्या हुआ था। कंप्लेंट आने के बाद जब जोसेफ सर वहां पर पहुंचे तो वो बस के अंदर गए। फिर वहां पे उन्होंने उन तीनों को ही नशे की हालत में पाया और फिर जब उन्होंने उन तीनों के बैग चेक किए तो उनके अंदर से उन्हें ड्रग्स मिला। फिर वो उन तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले आए। तभी रास्ते में जोसेफ सर को उन तीनों के पास से जो ड्रग्स मिले थे उनमें से वो एक पैकेट को बाहर निकालते हैं और खुद ही ड्रग्स लेने लग जाते हैं। फिर उनको ड्रग्स लेते हुए सैम कहता है, सर आप ये सारे ड्रग्स अपने पास रख लीजिए और प्लीज हमें छोड़ दीजिए। फिर जोसेफ सर ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे ड्रग्स नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। फिर जोसेफ उन लड़कियों को गलत तरीके से छूने लगता है। फिर जोसेफ की इस हरकत को देखकर उन दोनों में से एक लड़की उसके मुंह पर थूक देती है। फिर जोसेफ भी गुस्से में अपना आपा खो देता है और कांस्टेबल को कहता है कि तुम गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक दो। फिर कांस्टेबल को मजबूरन इंस्पेक्टर की बात को मानना पड़ता है और वो गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर रोक देता है। फिर जोसेफ एना और सलीन को एक पेड़ पर बांध देता है और सैम की आंखों के सामने ही उन दोनों का कर देता है। अब ये सच्चाई जानने के बाद हरिशंकर वापिस से केरला आ जाते हैं। फिर वो अपने सीनियर को ये पूरी कहानी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जोसेफ ने सुसाइड नहीं की थी, उनको जबरदस्ती सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उस रात उसने उन दोनों लड़कियों के साथ जो किया था उसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए जोसेफ की बेटी को अपना शिकार बनाया और उसका एक MMS वीडियो भी बना लिया। अगर जोसेफ सुसाइड करके नहीं मरता तो वो पांचों मिलकर उस वीडियो को वायरल कर देते। फिर चंद्र बाबू को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और फिर उन्हें एना, सेलिन और सैम की फोटो दिखाई जाती है। चंद्र बाबू उन तीनों को ही पहचान लेते हैं। दरअसल चंद्र बाबू बस कंडक्टर का काम करते थे और उस रात जोसेफ ने उन तीनों को जिस बस से पकड़ा था उस रात चंद्र बाबू भी उसी बस में थे। फिर चंद्र बाबू पुलिस को बताते हैं कि उस समय मैं ड्राइवर के पास ही बैठा हुआ था और तभी अचानक से बस के अंदर शोर शराबा सुनाई दिया। फिर जैसे ही मैं मामला जानने के लिए वहां पर गया तो पैसेंजर्स ने मुझे बताया कि ये तीनों ही बच्चे बस में बैठकर ड्रग्स ले रहे हैं और इन तीनों के बैग में और भी ड्रग्स हैं। फिर मैंने उनसे उनके बैग मांगे। दरअसल मैं बैग चेक करना चाहता था कि सच में बैग में ड्रग्स है या नहीं, लेकिन इतने में वो लड़का मुझ पर भड़क गया और मुझे मारने लगा। फिर मेरे नाक पर चोट लग गई और नाक से खून बहने लगा। फिर मैंने पुलिस को कॉल करके इस हादसे के बारे में उन्हें बता दिया। चंद्र बाबू से ये सब सुनने के बाद CI सर कहते हैं कि उस रात पुलिस को इसी ने कॉल की थी और इसी की वजह से वो तीनों पकड़े गए थे। इसीलिए उन्होंने चंद्र बाबू से बदला लेने के लिए इसकी बेटी को अपने प्यार में फंसाया और उसकी भी MMS वीडियो बना ली। इसीलिए बदनामी के डर से चंद्र बाबू की बेटी ने सुसाइड कर ली। फिर हरिशंकर भी अपनी पत्नी को उन तीनों की फोटो दिखाकर पूछते हैं, क्या तुमने कभी इन तीनों को देखा है? फिर उनकी पत्नी बताती है कि हाँ, मैं एक बार नीला के साथ बस में कहीं जा रही थी और तब ये तीनों बस में बैठकर खुलेआम उनके सामने ड्रग्स ले रहे थे। दरअसल हरिशंकर की वाइफ भी उसी रात की कहानी बता रही थी जिस रात जोसेफ ने उन तीनों को बस में से अरेस्ट किया था।
दरअसल उस रात वो दोनों भी उसी बस में मौजूद थी। फिर जब हरिशंकर की पत्नी ने उन्हें बस में सबके सामने ड्रग्स लेने से मना किया तो इसी बात को लेकर उन तीनों के साथ उनका झगड़ा हो गया और फिर सैम ने गुस्से में आकर उन पर हाथ भी उठा दिया। तभी बस के पैसेंजर्स कंडक्टर को अंदर बुलाते हैं। फिर वहां पर क्या हुआ इसके बारे में आपको पहले ही पता चल चुका है। फिर हरिशंकर की पत्नी वहां से चली जाती है। अब एक बात तो पक्की हो गई थी कि उस रात उन तीनों का बस में जिसके साथ भी झगड़ा हुआ था उन्होंने उन सभी से ही बदला लिया और बेचारी नीला भी उनके बदले की चपेट में आ गई। फिर हरिशंकर सर अपनी वाइफ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते क्योंकि अगर उन्हें सच पता चला कि नीला के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो है तो वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। फिर रात को हरिशंकर की वाइफ अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर अपने पिता के घर चली जाती है, लेकिन तभी वो चारों लोग भी वहां पर आ जाते हैं और वहां पहुंचकर वो सबसे पहले नौकर को जान से मार देते हैं। फिर वो हरिशंकर के पास कॉल करके उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी और बेटी अभी हमारे कब्जे में है, क्योंकि वो लोग हरिशंकर से बदला लेना चाहते थे। फिर वो हरिशंकर को कहते हैं कि अगर तुम अपनी बीवी बच्चों को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ और हाँ, किसी को भी साथ मत लेकर आना। इतना कहने के बाद वो वीडियो कॉल को कट कर देते हैं, लेकिन हरिशंकर के ससुर के पास एक गन थी। फिर वो उस गन से उन चारों को मारने की कोशिश करते हैं। वो बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी गोली किसी को भी नहीं लगती, उल्टा वो लोग उन्हें ही मार देते हैं। तभी हरिशंकर की वाइफ अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उन्हें बीच रास्ते ही पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं। तभी हरिशंकर की बेटी वहां से भाग के एक घर में छुप जाती है। फिर वो लोग हरिशंकर की वाइफ को जख्मी हालत में छोड़ के उस बच्ची को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इतने में हरिशंकर भी वहां पर आ जाते हैं और अपनी वाइफ को जख्मी हालत में देखकर उनको गुस्सा आ जाता है। फिर उनकी वाइफ उन्हें बताती है मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी आपको हमारी बेटी को बचाना होगा। अब इससे पहले कि वो चारों उनकी बेटी के साथ कुछ गलत काम कर पाते, हरिशंकर सर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो अकेले ही उन चारों के साथ लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई के दौरान हरिशंकर सर भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और वो एक एक करके उन चारों को बुरे तरीके से जख्मी कर देते हैं। फिर वो एक को जान से मारने ही वाले थे, तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, क्योंकि वहां पर आने से पहले हरिशंकर सर ने अपने दोस्त एसपी राज को इसके बारे में बता दिया था। फिर पुलिस उन चारों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ महीने बाद ही उन चारों को बेल मिल जाती है। फिर जेल से बाहर आते ही वो चारों लोग फिर से नशा करने लगते हैं और अभी भी उनका प्राइम टारगेट सीआई हरिशंकर ही है। अब ये चारों ही उनको जान से मारना चाहते हैं, लेकिन एक दिन अचानक इन चारों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। तभी वहां पर हरिशंकर सर भी आ जाते हैं। अब वो चारों उनके साथ कुछ कर पाते, इससे पहले ही वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। दरअसल हरिशंकर सर ने ही उनके ड्रग में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसके चलते उन चारों की मौत हो गई और मीडिया में ये सब बताया जाता है कि ड्रग्स की ओवरडोज के कारण इन चारों की मौत हो गई और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।